आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, हमारी चैप्टर कंटिन्यू करें जिसका नाम है ट्रायल बैलेंस एंड एरर्स। सिंस इसका थ्योरी पार्ट हम सारा कवर कर चुके हैं, मतलब कंसेप्ट्स मैंने क्लियर करवा दिए हुए हैं इसके थ्योरी पार्ट के। अब हम चल रहे हैं अपने प्रैक्टिकल पोर्शन पे, और प्रैक्टिकली भी इसके बहुत सारे क्वेश्चन हम कर चुके हुए हैं। ठीक है, कि ट्रायल बैलेंस किस तरह से प्रिपेयर करना है, कौन सी आइटम डेबिट साइड पे होगी, कौन सी क्रेडिट साइड पे होगी, ऐसे क्वेश्चन हम कुछ इसके कवर कर चुके हैं। फिर हमने किया है कि किस किस तरह के एरर्स होते हैं, और वो हमने लॉजिकली समझा है कि किस एरर की वजह से जो है क्या इफेक्ट आता है हमारे ट्रायल बैलेंस पे। ठीक है, आई होप सो जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अभी तक हमने कवर किए हैं ट्रायल बैलेंस एंड एरर्स के, आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे। कोई डाउट नहीं रहता होगा उसमें, क्योंकि मैं हर चीज लॉजिकली आपको समझाती हूँ और 2 बार क्वेश्चन को रिवाइज करवाती हूँ, एक बार डिटेल में और एक बार जब पोस्ट कर रही होती हूँ आइटम्स को तब समझाती हूँ। इससे क्या होता है, आपको क्वेश्चन 2 बार रिवाइज हो जाता है और आपको कभी भी क्वेश्चन को दोबारा रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, आई होप सो वीडियोस आपको हेल्पफुल हो रही होंगी। अब हम चलते हैं अपने इस क्वेश्चन की तरफ, लेकिन इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम लोग जो है कंसेप्ट्स रिवाइज कर लेते हैं। ये कंसेप्ट्स वो वाले कंसेप्ट्स होंगे जो प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट है हमारे ट्रायल बैलेंस के क्वेश्चन के लिए। क्यों? क्योंकि ट्रायल बैलेंस अगर अरिथमेटिकली एक्यूरेट होगा, अगर एरर फ्री होगा, मतलब कोई एरर नहीं होगा, तभी जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू एंड फेयर होंगी। मतलब ट्रू एंड फेयर होंगी तभी जो हमारे यूजर्स हैं, मतलब एंड यूजर्स हैं, एक्सटर्नल या इंटरनल, वो इफेक्टिव डिसीजन उससे ले सकते हैं। ठीक है, और ये जो कंसेप्ट्स होंगे, ये मैं आपको वो वाले कंसेप्ट समझाऊंगी जो प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट है हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। कौन से? ट्रायल बैलेंस के क्वेश्चन को। इससे क्या होगा, आपको कभी कोई दूसरी वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी उन कंसेप्ट्स को समझने के लिए जो हमारे प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी होती जाएगी साथ साथ, और ये चैप्टर आपको इजी लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने कंसेप्ट्स की तरफ और वही कंसेप्ट्स को हम रिवाइज करते हैं। ठीक है, तो वो कंसेप्ट्स हम रिवाइज करेंगे जो हमारे प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट हैं, मतलब जो ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करने के लिए या फिर एरर्स को लोकेट करने के लिए। ट्रायल बैलेंस एंड एरर्स को लोकेट करने के लिए जो एरर्स इंपॉर्टेंट, जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, चलिए अपने कंसेप्ट्स को रिवाइज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं डेफिनेशंस। किस चीज की डेफिनेशन समझेंगे? हम समझेंगे डेफिनेशन एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम एंड एक्सपेंसेस की। इससे क्या होगा, इससे हमारी क्लैरिटी होगी कि एसेट्स क्या होते हैं, लायबिलिटी क्या होती है, कैपिटल क्या होती है, इनकम क्या होती है, एक्सपेंसेस क्या होते हैं। फिर हम डिफरेंशिएट कर सकेंगे हर ट्रांजेक्शन को कि एसेट है, लायबिलिटी है, कैपिटल है, इनकम है या एक्सपेंसेस है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने डेफिनेशन की तरफ। अब सबसे पहली डेफिनेशन है हमारी एसेट्स की। एसेट्स की क्या डेफिनेशन होती है? एक ऐसी वैल्यू जिसका फ्यूचर में हमें बेनिफिट मिलेगा, जिसकी पेमेंट हमने कर दी है, या फिर एक ऐसी वैल्यू जिसकी पेमेंट हमें रिसीव होनी है फ्यूचर में। ठीक है, मतलब कि हमें उम्मीद है कि फ्यूचर में पेमेंट हमें रिसीव होगी। इसके एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कैश अकाउंट प्रिपेयर करेंगे या फिर हम कोई अपना मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, जो बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ हो रही है। इसके एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमने क्रेडिट सेल्स की हैं, उसके लिए हम प्रिपेयर करेंगे अपना डेटर्स का अकाउंट, के फ्यूचर में हमें पेमेंट वो करेंगे, हमें उम्मीद है। ठीक है, तो ये होगी हमारी एसेट्स की डेफिनेशन। इसमें एक और कंसेप्ट आता है, वो कंसेप्ट होता है हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस का। कौन सा? प्रीपेड एक्सपेंसेस का। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं? जो एक्सपेंसेस हमने पे कर दिए हुए हैं एडवांस में। फॉर एग्जांपल, हमने पे कर दिया है अपना सैलरी जो है अपने एम्प्लॉयज़ को पे कर दी है, या रेंट पे कर दिया लैंडलॉर्ड को एडवांस में अगले 2 महीने का। ठीक है, तो ये क्या हो गई? ऐसी वैल्यू जिसकी हमने पेमेंट कर दी हुई है और हमें बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट किस तरह से मिलेगा? जो एम्प्लॉयज़ है हमारी या फिर जो हमारे लैंडलॉर्ड है, वो हमें बिल्डिंग को यूज़ करने के लिए देगा 2 महीने के लिए अगले, अपने बिजनेस पर्पस के लिए। और इसी तरह से जो एम्प्लॉयज़ है अपनी डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंग वो वर्क परफॉर्म करेंगे। वर्क क्या परफॉर्म करेंगे? अपने डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंग बिजनेस पर्पस के लिए। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, ये जो प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं ना, ये भी क्या होते हैं हमारे? ये भी होते हैं हमारे एसेट्स, क्योंकि एसेट्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल फिट बैठ रहे हैं इस डेफिनेशन में। ठीक है, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या हुए? हमारे एसेट्स हुए। ठीक है, आई होप सो आपको एसेट्स की डेफिनेशन समझ आ गई होगी। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट डेफिनेशन पे।
नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी लायबिलिटी की। लायबिलिटी क्या है? एक ऐसी वैल्यू जिसकी हमने फ्यूचर में पेमेंट करनी है। हमारे बिजनेस पे ऑब्लिगेशन है, रिस्ट्रिक्शन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसको पे करने की? आउटसाइडर्स को पे करने की। अब यहाँ पे जो आउटसाइडर्स वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस वर्ड के अकॉर्डिंग ही ये डेफिनेशन जो है कंप्लीट होगी। एक ऐसी वैल्यू जिसकी फ्यूचर में पेमेंट करनी है, हमारे बिजनेस पे ऑब्लिगेशन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्ट्रिक्शन है, किसको? आउटसाइडर्स को पे करने की। एग्जाम्पल, हमने लोन लिया है, ठीक है, लोन लिया है बैंक से, तो डेफिनेटली हमें पे भी करना है फ्यूचर में उसे। तो एक ऐसी वैल्यू जिसकी ऑब्लिगेशन है हम पे करने की, वो भी आउटसाइडर को, डेफिनेटली बैंक क्या हुआ हमारे लिए? आउटसाइडर हुआ, ठीक है। तो लोन क्या हुआ? हमारी लायबिलिटी हुई हमारे बिजनेस पे। नेक्स्ट एग्जांपल है इसका, जैसे हमने क्रेडिट परचेजेस की हैं और उन्हें प्रॉमिस किया है कि फ्यूचर में आपको पे बैक कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हुई हमारे? ये हुए हमारे क्रेडिटर्स। ये क्या हुए? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स मतलब जिनको हमने फ्यूचर में पे बैक करना है, मतलब हमारे सप्लायर्स, ठीक है। तो ये भी क्या हुए? आउटसाइडर्स हुए। तो इसीलिए ये भी डेफिनेशन ऑफ द लायबिलिटी के अकॉर्डिंग ये भी क्या हुई हमारी? लायबिलिटी हुई कि हमने आउटसाइडर्स को पे बैक करना है, हमारे पे ऑब्लिगेशन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है या रिस्ट्रिक्शन है पे बैक करने की, ठीक है। नेक्स्ट इसी में कंसेप्ट आता है एक हमारा, वो आता है हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का। जिस तरह से हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस ऊपर हैं, उसी तरह से यहाँ पे कंसेप्ट आता है हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का। मान लो हमने रेंट जो है अपने लैंडलॉर्ड को पिछले 2 महीने का नहीं पे किया है, ठीक है। तो हमारे पे क्या हो गई है? वो क्लेम हो गया उसे पे बैक करने का फ्यूचर में, ठीक है। तो वो क्लेम हो गया डेफिनेटली उसे पे बैक करने का। ये क्या हो गया? हमारा आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया 2 मंथ्स का लैंडलॉर्ड को पे करने का। लैंडलॉर्ड क्या है? हमारे लिए आउटसाइडर है, ठीक है। हम पे क्लेम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्ट्रिक्शन है पे करने की फ्यूचर में। तो डेफिनेटली ये भी क्या हुई हमारी? लायबिलिटी हुई, ठीक है। तो जितने भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं वो क्या हुए? हमारी लायबिलिटी हुई, ठीक है, क्योंकि वो डेफिनेशन ऑफ द लायबिलिटी के अकॉर्डिंग उसमें फिट बैठ रहे हैं। नेक्स्ट इसका एग्जांपल लेते हैं। मान लो आउटस्टैंडिंग सैलरी, हमने अपने एम्प्लॉयज़ को नहीं पे की है सैलरी, ठीक है। तो हम पे क्लेम आ गया उन्हें पे बैक करने का, किसको? एम्प्लॉयज़ को। एम्प्लॉयज़ के हमारे लिए आउटसाइडर्स है बिजनेस के लिए, तो हम पे ऑब्लिगेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्ट्रिक्शन है उन्हें पे बैक करने की सैलरी की अमाउंट जो पिछले महीने उनको नहीं पे की। तो वो क्या हो गई? हम पे लायबिलिटी हो गई। इसीलिए जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं ये क्या हुए हमारे? ये हुए हमारी लायबिलिटी, ठीक है। जिस तरह से प्रीपेड एक्सपेंसेस जो हैं हमारी क्या हैं? एसेट्स हैं, इसी तरह से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या हुए? हमारी लायबिलिटी हुए, ठीक है। आई होप सो आपको एसेट और लायबिलिटी की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी और इनमें आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि एसेट क्या होते हैं, लायबिलिटी क्या होती है। नेक्स्ट है हमारी कैपिटल। अब समझते हैं कैपिटल की डेफिनेशन क्या है, ठीक है, सो दैट हमें समझ आए एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल में डिफ्रेंशिएट किस तरह से करना है। तो ये है हमारी कैपिटल की डेफिनेशन। एक ऐसी वैल्यू जिसकी फ्यूचर में हमने पेमेंट करनी है, जो हमारे पे ऑब्लिगेशन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्ट्रिक्शन है। इतनी डेफिनेशन तो ये लायबिलिटी जैसी है, इसीलिए लायबिलिटी साइड पे पोस्ट होती है हमारे बैलेंस शीट में, ठीक है। हमारी बैलेंस शीट कैसे होती है? एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, यही होती है ना, ये फॉर्मूला लगता है, ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन होती है, ठीक है। और बैलेंस शीट कुछ इस तरह से बनती है हमारी, इस साइड होते हैं हमारे सारे एसेट्स, इस साइड होती है लायबिलिटी एंड कैपिटल। और ये कैपिटल इसी वजह से हमारी लायबिलिटी साइड पे होती है क्योंकि इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये लायबिलिटी है, ठीक है। लेकिन किसको पे बैक करना है? हमने ये पे बैक करना है हमने ऑनर को। अब क्वेश्चन अराइज होता है हमने ऑनर को पे बैक क्यों करना है? ऑनर तो हमारे बिजनेस का मालिक है, तो उसे पे बैक करने की जरूरत क्यों है? वो है हमारी सेपरेट लीगल आइडेंटिटी की वजह से, ठीक है, कि हमारी जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है या फिर हमारी एंटिटी है या हमारे एंटरप्राइज है, उसकी जो पहचान है हमारे ऑनर से डिफरेंट है। ऑनर में कम, ऑनर में गो, ऑनर में चेंज, ऑनर में डाई। द आइडेंटिटी ऑफ द बिजनेस विल रिमेन डिफरेंट फ्रॉम इट्स ऑनर, ठीक है। इसका मतलब ऑनर चाहे बिजनेस में कैश लेकर आए, चाहे वो बिजनेस में स्टार्ट करने के लिए गुड्स लेकर आए, चाहे वो गुड्स के साथ साथ कोई एसेट्स भी लेकर आए या तीनों ही लेकर आए, हम पे हमारे बिजनेस पे ऑब्लिगेशन आ जाती है सेपरेट लीगल आइडेंटिटी की वजह से ऑनर को पे बैक करने की। और उस ऑब्लिगेशन का नाम क्या है? कैपिटल। इसीलिए पोस्ट होती है हमारी लायबिलिटी साइड पे, क्योंकि हम पे क्लेम है ऑनर को पे बैक करने का सेपरेट लीगल आइडेंटिटी की वजह से, ठीक है। आई होप सो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि कैपिटल की डेफिनेशन क्या है और ये बैलेंस शीट में अकाउंटिंग इक्वेशन किस तरह से हमने प्रिपेयर करते हैं। और ये अकाउंटिंग इक्वेशन के चैप्टर में आपको डिटेल में समझाया है कि हमारी कैपिटल में ऐड और सब्ट्रैक्ट भी क्या होता है। सिंस यहाँ पे ज़रूरत नहीं है उसे समझने की, तो ये मैं यहाँ पर ही सिर्फ डेफिनेशंस का ही पोर्शन समझा रही हूँ, ठीक है।
नेक्स्ट चलते हैं, हमारी डेफिनेशन है वो है हमारी एक्सपेंसेस की। अब एक्सपेंसेस क्या होते हैं? सबसे पहली बात तो ये है, एक्सपेंसेस जितने भी हमारे हैं वो होते हैं हमारे पीएनएल में शो, वो भी रेवेन्यू नेचर के। ठीक है, रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस कहाँ शो होते हैं? पीएनएल अकाउंट में। और कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो शो होते हैं हमारी बैलेंस शीट में। ये मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द कंसेप्ट जब कराए थे बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग तब समझाया था कि रेवेन्यू नेचर के सारे हमारे पीएनएल में शो होते हैं और कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेस जो हैं वो हमारी बैलेंस शीट में शो होते हैं। ठीक है, अब एक्सपेंसेस होते क्या है? एक ऐसी वैल्यू जिसके लिए हमने पेमेंट कर दी हुई है, ठीक है, और उसकी जो है हम बेनिफिट अब ले रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे कर दी है। ठीक है, सैलरी जो है हमने पे कर दी है, तो बेनिफिट क्या ले रहे हो? अपनी डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंग हमारे बिजनेस के लिए वर्क परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने वेजेस पे कर दी अपने लेबरर्स को, वो अपने वर्क के अकॉर्डिंग, वर्क अलॉटेड के अकॉर्डिंग वो वर्क परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हमें बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं? तो ये बेनिफिट जो है हमें प्रोवाइड करते हैं जिनकी हमने पेमेंट कर दी हुई है, जिस वैल्यू की पेमेंट हमने कर दी है, चाहे वो सैलरी है, चाहे वो वेजेस है, चाहे वो हमारे कोई एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस हैं, चाहे वो हमारे कोई भी स्टेशनरी एक्सपेंसेस हैं, मतलब जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो हमारे, वो क्या होते हैं? एक ऐसी वैल्यू जिसकी पेमेंट हम कर चुके हैं या इरिस्पेक्टिव ऑफ द पेमेंट जो हमें बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, जैसे सैलरी पे की है तो डेफिनेटली वो डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंग वर्क परफॉर्म करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा इसी तरह से इनकम का। वो है हमारा कि इनकम क्या, इनकम की डेफिनेशन क्या होती है? इनकम भी इसी तरह से रेवेन्यू नेचर की भी हो सकती है और कैपिटल नेचर की भी हो सकती है। जो रेवेन्यू नेचर की इनकम्स होती हैं हमारी, वो होती है हमारे पीएनएल में शो, और जो भी कैपिटल नेचर की होती हैं वो होती है हमारी बैलेंस शीट में शो। इसका मतलब है जितनी भी रेवेन्यू नेचर की आइटम्स हैं, चाहे वो हमारे एक्सपेंसेस है, चाहे वो हमारी इनकम है, वो कहाँ पर शो होंगी? वो होंगी हमारी पीएनएल में शो। इसी तरह से कैपिटल नेचर के जितने भी एक्सपेंसेस या इनकम है वो कहाँ शो होंगे? वो होंगे हमारी बैलेंस शीट में शो। इनकम को हम रिसीट्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो एक्सपेंसेस या इनकम और रिसीट्स हमारी रेवेन्यू नेचर की होंगी, वो होंगी पीएनएल में। इसी तरह से हमारी एक्सपेंसेस या फिर इनकम और ये जो रिसीट्स हैं कैपिटल नेचर की होंगी, वो होंगी हमारी बैलेंस शीट में। अब ये क्या है? एक ऐसी वैल्यू जिसकी हमने, जिसके लिए वर्क परफॉर्म करना है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट उसकी हमें पेमेंट मिली है या नहीं मिली है, लेकिन हम पे ऑब्लिगेशन है वो वर्क परफॉर्म करने की। ठीक है, मान लो हमें कोई वर्क अलॉटेड है, ठीक है, उसके लिए हमें कमीशन रिसीव होगी। ठीक है, डेफिनेटली वो वर्क परफॉर्म करेंगे तभी वो कमीशन हमें रिसीव्ड होगी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि वर्क परफॉर्म करने की हम पे ऑब्लिगेशन है, तभी जो है पेमेंट हमें रिसीव होगी। एक ऐसी वैल्यू होती है, वो होती है हमारी इनकम, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि हमें पेमेंट उसकी रिसीव हुई है या नहीं हुई है, लेकिन हम पे ऑब्लिगेशन है, हम पे क्लेम है वो वर्क परफॉर्म करने का। ठीक है, जैसे कोई ट्यूशन फीस हमें मिलेगी, हम टीचर हैं तो हमें ट्यूशन फी मिलेगी, कब मिलेगी? जब हम वर्क परफॉर्म करेंगे। क्या वर्क परफॉर्म करेंगे? जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्रॉपर गाइडेंस के थ्रू पढ़ाएंगे, तभी हमें वो ट्यूशन फीस मिलेगी। ये क्या है? हमारी इनकम है, लेकिन हम पे ऑब्लिगेशन या रिस्ट्रिक्शन या फिर हम पे क्लेम है वो वर्क परफॉर्म करने का। ठीक है, तो आई होप सो आपको अब एक्सपेंसेस और इनकम में भी डिफरेंस जो है वो समझ आ गया होगा कि क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो ये सारी जितनी भी डेफिनेशंस मैंने अभी तक आपको कराई हैं, आई होप सो आपको इन डिटेल लॉजिकल रीजन के साथ समझ आई होंगी उनके मीनिंग्स। इन मीनिंग्स को समझना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि हमें पता चलेगा कि हमने जो ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना है उसमें किस चीज़ का इफेक्ट दिखा रहे हैं। हम एक एसेट का दिखा रहे हैं, एक लायबिलिटी का दिखा रहे हैं, इनकम का दिखा रहे हैं, एक्सपेंस का दिखा रहे हैं, कैपिटल का दिखा रहे हैं। ठीक है, और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि हम डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे। अब रूल्स के अकॉर्डिंग आपको ज़्यादा अच्छे समझ आएगा कि क्यों ये इंपॉर्टेंट थी डेफिनेशन समझनी। तो चलिए चलते हैं अपने 3 गोल्डन रूल्स पे अब, जो इम्पॉर्टेंट है हमारे ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करने के लिए, या अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स या फिर अकाउंटिंग के बेसिस पे वो 3 गोल्डन रूल्स है अकाउंट्स के। ठीक है, तो 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स को रिवाइज करते हैं। सो पहला रूल है हमारा डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, सेकंड रूल है हमारा डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। और थर्ड रूल है हमारा, वो है हमारा कि डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है, तो ये जो रूल है ये हमारा है रियल अकाउंट के लिए। किसके लिए? रियल अकाउंट के लिए। ये जो रूल है ये हमारा है डेफिनेटली पर्सनल अकाउंट के लिए। ठीक है, ये किसके लिए? पर्सनल अकाउंट्स के लिए। फिर ये जो रूल है ये हमारा है नॉमिनल अकाउंट के लिए। तो अब समझते हैं यहाँ पर कि रियल अकाउंट का एग्जाम्पल क्या है। रियल अकाउंट का एग्जाम्पल है जैसे फर्नीचर एंड फिक्चर्स।
ठीक है, या फिर कोई मशीनरी जो एसेट हमने परचेज किया अपने बिजनेस के लिए, और एसेट की डेफिनेशन आपको पहले प्रोवाइड कर चुकी हूँ, ठीक है। या फिर हमारे पर्सनल अकाउंट है, जैसे हमारे क्रेडिटर्स हो गए, हमारे डेटर्स हो गए। जैसे क्रेडिटर है कोई राम, क्रेडिटर कौन होते हैं, जिनसे हमने क्रेडिट परचेजेस की होती हैं, डेटर्स जिनको हमने क्रेडिट सेल्स की होती हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा श्याम, ठीक है, मान लो। या फिर नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट होते हैं सारे पीएनएल के या ट्रेडिंग एंड पीएनएल के अकाउंट। उन पे कौन सा रूल लगता है, ये वाला रूल। जैसे हमारी कोई सैलरी अकाउंट है, ठीक है, कोई सैलरी है, रेंट अकाउंट है, ठीक है, या हमने कोई कमीशन रिसीव की है, या फिर सबसे बड़ा एग्जाम्पल इसका है सेल्स अकाउंट और हमारा परचेज अकाउंट, ठीक है। सेल्स अकाउंट क्या होता है, सेल्स को हम समझते हैं हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में शो होता है, ठीक है, और ये भी हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में शो होता है। सेल्स को हम समझते हैं कि ये हमारी डायरेक्ट इनकम है हमारे बिजनेस के लिए, क्यों, क्योंकि हम उन्हीं गुड्स को सेल कर रहे हैं जो हम रेगुलर बेसिस पे जिनमें डील करते हैं, ठीक है। और ये क्या हमारी परचेजेस, ये हमारी होती हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, जिनको हम परचेजेस करते हैं जिन गुड्स को जिनमें हमने डील करना होता है, इसलिए होती है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, उन पे ये रूल लगता है, ठीक है। तो 3 गोल्डन रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो पहला रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, एंड डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट गिवर, ये जो 2 रूल्स हैं ये हमारे एसेट्स प्लस लायबिलिटी के लिए लगते हैं, प्लस कैपिटल के लिए लगते हैं, ठीक है। मतलब कि ये रूल लगते हैं हमारी बैलेंस शीट के लिए। और ये जो 3rd रूल है, डेबिट ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स वाला, ये जो रूल है ये हमारा लगता है ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट के लिए। अब समझ आई कि हमें ये रूल्स इंपॉर्टेंट क्यों है समझने। ट्रायल बैलेंस इसी बेसिस पे बनेगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब भी हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, याद है आपको, मैंने आपको समझाया था, सबसे पहले हम सब्सिडरी बुक्स बनाते हैं, सब्सिडरी बुक्स से हम जाते हैं लेजर्स प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। लेजर्स प्रिपेयर करने के बाद फिर हम उसके बाद क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं इन लेजर्स से थ्रू। ये फिर ट्रायल बैलेंस हमें हेल्प करता है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने में, जिसमें सबसे पहले होती है ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, ठीक है। और इसमें क्या मैंने बताया था, सारी रेवेन्यू नेचर की आइटम्स आती हैं, और मैं रेवेन्यू नेचर की आपको समझा चुकी हूँ इन डिटेल कंसेप्ट्स में। अगर आपको रिवाइज करना है वहां से कर सकते हो। रेवेन्यू नेचर के एग्जांपल जैसे सैलरी हो गई, जैसे रेंट हो गया, ठीक है, जैसे कोई कमीशन रिसीव हो गई या कमीशन पेड हो गई, ये सारी ट्रायल बैलेंस में से हमारी ट्रेडिंग एंड पीएनएल में रेवेन्यू नेचर की आइटम्स आती हैं, चाहे वो हमारी एक्सपेंसेस हो चाहे वो हमारी इनकम हो, ठीक है। नेक्स्ट फिर उसके बाद हम शो करते हैं अपनी बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट में सबसे पहले तो हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं यहाँ से ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट से नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस, इसलिए हमें पहले ट्रायल बैलेंस से ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बनाना पड़ता है, ठीक है। तो ये हम ट्रांसफर करने के बाद इसमें सारी डेफिनेटली इसमें कैपिटल नेचर की आइटम शो करते हैं। कौन सी नेचर की, कैपिटल नेचर की आइटम शो करते हैं, वो भी ट्रायल बैलेंस में से। कैपिटल नेचर की हो गई, जैसे हमारे एसेट्स हो गए कोई, जैसे एसेट्स में प्लांट एंड मशीनरी, डेटर्स हमारे, डेफिनेटली फिर हमारी कोई मशीनरी या फिर हमारी कोई फर्नीचर है, कुछ भी कैश है, ठीक है, वो हमारे एसेट्स हो गए। फिर लायबिलिटीज आ गई सारी, जैसे क्रेडिटर्स है, कोई लोन लिया है बैंक से वो है, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया है वो लिखा, ठीक है। फिर हमारी कैपिटल जो हम पे ऑब्लिगेशन है पे बैक करने की ऑनर को, ठीक है, वो शो करते हैं, वो सारी कैपिटल नेचर की आइटम शो करते हैं। इसका मतलब हम अपने बैलेंस शीट में, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है जो हमारा ट्रायल बैलेंस है वो होना चाहिए एरिथमेटिकली एक्यूरेट। क्या होना चाहिए, एरिथमेटिकली एक्यूरेट। इसमें एरर्स को हमें लोकेट करना आना चाहिए। अगर कोई एरर हमसे हो गया है बाय मिस्टेक तो हमें वो लोकेट करना आना चाहिए। और थर्ड इसका इंपॉर्टेंस है कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं तभी ट्रू एंड फेयर बनेंगी, ठीक है। हमारी ट्रेडिंग एंड पीएन अकाउंट तभी ट्रू एंड फेयर हमें डेफिनेटली प्रिपेयर होंगी जब हमारा ट्रायल बैलेंस सही है। और हमारी बैलेंस शीट भी ट्रू एंड फेयर तभी बनेंगी, मतलब ट्रू एंड फेयर का मतलब है इसकी फाइनेंशियल पोजीशन हमें बिजनेस की ट्रू एंड फेयर तभी समझ आएगी जब हमारी बैलेंस शीट जो है वो ट्रू एंड फेयर होगी। और मान लो हमारी बैलेंस शीट होती है ये, ठीक है, ये हमारी बैलेंस शीट होती है, इधर कैपिटल प्लस हमारी लायबिलिटीज होती है, इधर एसेट्स होते हैं। इसका एक रूल है, इसके एक अकाउंटिंग इक्वेशन है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ठीक है। अगर हमें एसेट्स भी प्रोवाइडेड है, कैपिटल भी प्रोवाइडेड है, लायबिलिटी भी प्रोवाइडेड है, तब हमारी ये अकाउंटिंग इक्वेशन इक्वल आनी चाहिए, मतलब हमारा कोई भी इसमें बैलेंसिंग फिगर नहीं आनी चाहिए बैलेंस शीट में। मान लो अगर बैलेंस शीट में हमारी बैलेंसिंग फिगर आ जाती है, इसका मतलब हमने कोई एरर किया है। क्या किया है, हमने एरर किया है कोई, या हमने कोई मिस्टेक की है ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करने में या फिर अपनी कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने में, ठीक है। इसलिए ट्रायल बैलेंस का बहुत रेलेवेंस है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए। और मैंने बताया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है, हमारी लैंग्वेज होती है ऑफ बिजनेस, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस होती है कि इसी के थ्रू जो होते हैं हमारे यूजर्स
चाहे वो एक्सटर्नल हो चाहे वो इंटरनल हो, वो सारे डिसीजंस लेते हैं। डिसीजंस तभी ट्रू एंड फेयर होंगे या फिर डिसीजन तभी इफेक्टिव डिसीजन माने जाएंगे जब हमारी ये लैंग्वेज ऑफ बिजनेस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ट्रू एंड फेयर होंगी। ठीक है, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा ट्रायल बैलेंस बिल्कुल सही होना चाहिए। बेस ही अगर सही होगा तो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सही प्रिपेयर होंगी। ठीक है, आई होप सो आपको बेसिक 3 रूल्स समझ आ गए होंगे, आपको समझ आ गया होगा कि ट्रायल बैलेंस की क्या इंपॉर्टेंस है, प्रैक्टिकली क्यों हमें करेक्ट बनाना है। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने एरर्स की तरफ। एरर्स को समझते हैं, किन किन तरह के एरर्स होते हैं। पहला हमारा एरर होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल। कौन सा? एरर ऑफ प्रिंसिपल। ये वाला एरर जो होता है इसमें कोई हमने मिस्टेक नहीं की होती है, इसमें मिस्टेक हमने कोई रॉन्ग कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होती है, रॉन्ग फिगर नहीं अलाउ की होती है, डेबिट क्रेडिट रॉन्ग नहीं किया होता है, हमने प्रिंसिपल में मतलब जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है ना हमारे, हमने उसमें मिस्टेक की होती है। ठीक है, मान लो कोई रेवेन्यू नेचर की आइटम है, हमने वो बैलेंस शीट में शो कर दी है, मतलब कैपिटल नेचर की शो कर दी है, या फिर हमारी कैपिटल नेचर की आइटम है, हमने पीएनएल में शो कर दी है, मतलब रेवेन्यू नेचर में शो कर दी है। ठीक है, यही होते हैं हमारे बेसिक एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। अगर ये एरर्स हमने गलती से कर दिए, ये हमारे इफेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डेफिनेटली डालेंगे कि हमने प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग नहीं प्रिपेयर किया, लेकिन एरिथमेटिकल मिस्टेक नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे क्योंकि कोई मिस्टेक वैसी हमने की नहीं है। ठीक है, ना ही डेबिट क्रेडिट में कोई मिस्टेक की है, डेफिनेटली हमने प्रिंसिपल में मिस्टेक की है कि रेवेन्यू नेचर की आइटम हमने बैलेंस शीट में शो कर दी है या कैपिटल नेचर की आइटम हमने पीएनएल में शो कर दी है। इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो हमने कोई रेवेन्यू नेचर की आइटम है, वो हमने बैलेंस शीट में शो कर दिए, तो हमारे जो प्रॉफिट एंड लॉस में जो हमारा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आएगा वो गलत अमाउंट शो करेगा हमें। ठीक है, वो रॉन्ग अमाउंट होगी, वो करेक्ट नहीं होगी। अरिथमेटिकली तो वो करेक्ट आएगी जो हमने कैलकुलेशंस की हैं, क्योंकि हमने कैलकुलेशन मिस्टेक तो कोई की नहीं है, लेकिन प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग नेट प्रॉफिट नेट लॉस हमारा गलत होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है। ठीक है, सेकेंड हमारा यहाँ पे एरर होगा एरर ऑफ ओमिशन। अब आपको एरर ऑफ ओमिशन से समझ आता होगा, ये वो वाला एरर होता है कि हमने कोई ओमिट कर दी है एंट्री, मान लो। ठीक है, कई बार क्या होता है पार्शियली ओमिट की होती है, यहाँ पे हम पार्शियली भी ओमिट कर सकते हैं या फुली भी ओमिट कर सकते हैं। 2 तरह के ओमिशन होते हैं हमारे। जो पार्शियली ओमिट की होती है वो तो हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि हमने ये एरर किया है, मतलब कि वो एरर फाइंड आउट हो जाता है कुछ एफर्ट्स लगा के। ठीक है, लेकिन जो फुली ओमिट की है, मतलब उसमें ना डेबिट हुआ है ना क्रेडिट हुआ है। ठीक है, ना डेबिट हुआ है ना क्रेडिट हुआ है, वो फाइंड आउट करनी बहुत टफ होती है। क्यों? क्योंकि हमारा अकाउंटिंग रूल है एक, एवरी डेबिट हैज ऑपोजिट एंड इक्वल क्रेडिट, है ना। ये रूल है, वो कौन सा रूल है? डबल एंट्री का रूल है। मतलब अगर हमने फुली एंट्री हमने इग्नोर कर दी है, हमने पास नहीं की है, वो मान लो राम से हमने राम को सेल्स की, हमने वो एंट्री पास ही नहीं की है। ठीक है, कैश सेल्स की है राम को, तो कैश टू सेल्स हमने एंट्री पास ही नहीं की है, ना कैश हमारा इंक्रीज हुआ ना सेल्स हमारी इंक्रीज हुई हैं, हमने दोनों में कोई इफेक्ट नहीं दिखाया। मतलब ना एसेट साइड पे हमने कैश में इंक्रीज किया, ना ही हमने ट्रेडिंग एंड पीएनएल में अपनी सेल्स को वो अमाउंट इंक्रीज की। ठीक है, सो डेफिनेटली ना डेबिट पे हमारा कोई इफेक्ट पड़ा मतलब कैश पे, ना ही क्रेडिट पे मतलब सेल्स पे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने वो फुली ओमिट कर दी है। लेकिन पार्शियली ओमिट की है, मान लो हमने सेल्स पे उसका इफेक्ट डाल दिया, सेल्स इंक्रीज कर दी लेकिन कैश के अमाउंट इंक्रीज नहीं की, तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं वो एरर। ठीक है, लेकिन अगर हमने फुली ओमिट कर दिया फिर बहुत मुश्किल होता है वो एरर फाइंड आउट करना कि हमने कहाँ मिस्टेक की, क्योंकि एरिथमेटिकली हमारा ट्रायल बैलेंस बिल्कुल करेक्ट आ रहा होता है। एरिथमेटिकली करेक्ट मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ, एरिथमेटिक करेक्ट का मतलब है कि हमारा डेबिट बैलेंस सारे ट्रायल बैलेंस का इक्वल होता है हमारे क्रेडिट बैलेंस के। ठीक है, अगर वो इक्वल आता है तो एरिथमेटिकली क्या है, वो करेक्ट है। और अगर हमारा डेबिट बैलेंस ट्रायल बैलेंस का इक्वल नहीं आता है मान लो क्रेडिट बैलेंस के, तो वो हमने एरिथमेटिकल कोई मिस्टेक की है या एरर किया है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब एरिथमेटिकल एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है? एरिथमेटिकल एक्यूरेसी का मतलब ट्रायल बैलेंस में ये होता है कि डेबिट साइड हमारी टोटल इक्वल आती है क्रेडिट साइड के। ठीक है, और अगर मान लो नहीं इक्वल आती है तो हमने एरिथमेटिकल कोई मिस्टेक किया या एरर किया है। ठीक है, आई होप सो ये 2 एरर्स भी आपको समझ आ गए होंगे। इसमें एरिथमेटिकल मिस्टेक नहीं होती है प्रिंसिपल्स में, डेफिनेटली हमने प्रिंसिपल में कोई मिस्टेक की होती है। मान लो रेवेन्यू नेचर की आइटम हमने कैपिटल नेचर में शो कर दी है, कैपिटल नेचर की रेवेन्यू नेचर में। ठीक है, एरर ऑफ ओमिशन में भी कई बार जब फुली हमारा डेफिनेटली हमने कोई मिस्टेक की है, फुली हमने कोई एंट्री नहीं पास की है डबल एंट्री सिस्टम से, सो डेफिनेटली वो मिस्टेक को फाइंड आउट करना डिफिकल्ट होता है, लेकिन फाइंड आउट कर सकते हैं अपने वाउचर्स से जो हमें सेल परचेज के हमने प्रोवाइड किए होते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है पार्शियली हम, वो तो हमारी थोड़ी फाइंड आउट कर सकते हैं आराम से कि हमने पार्शियली ये मिस्टेक की है। ठीक है,
अब चलते हैं अपने नेक्स्ट एरर पे। नेक्स्ट एरर होता है, मान लो थर्ड हमारा एरर है एरर ऑफ कमीशन। ये कौन सा होता है? एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन में क्या होता है कि हमने जो है रॉन्ग अमाउंट से डेबिट और क्रेडिट कर दिया होता है। रॉन्ग अमाउंट हमने डेफिनेटली उसको डेबिट और क्रेडिट कर दिया होता है। इसमें भी हमें फाइंड आउट नहीं कर सकते। मान लो हमारी अमाउंट थी 240 की, हमने डेबिट और क्रेडिट करनी थी कोई एंट्री, ठीक है, हमने 420 से डेबिट और क्रेडिट कर दी। ट्रायल बैलेंस तो एरिथमेटिकली एक्यूरेट आ गया, मतलब हमारी क्रेडिट साइड इक्वल हो गई है डेबिट साइड की, क्योंकि दोनों ही 420 से रिकॉर्ड की हैं। लेकिन हमने एक मिस्टेक की है, वो रॉन्ग अमाउंट की। डेफिनेटली 240 से हमने, मान लो राम का अकाउंट हमने जो परचेजेस किए हैं उससे उसको शो करना था, ठीक है, तो वो 240 की बजाय हमने 420 की अमाउंट शो कर दी, ठीक है। तो ये क्या होगी? हमारी एरर ऑफ कमीशन हो गई, ठीक है। तो इसका भी हमें ध्यान रखना होता है कि हम एरर ऑफ कमीशन ना कर दें। फोर्थ हमारा एरर होता है कंपनसेटिंग एरर। नाम से ही आपको समझ आ जाएगा कि कंपनसेटिंग एरर होता है कि दो एरर्स को मिला के कंपनसेट कर दिया उसके इफेक्ट को, और हमें शो नहीं हो रहा कि ये एरर हुआ है। मतलब एरिथमेटिकली हमारी जो है करेक्ट आ रही है, हमारी ट्रायल बैलेंस एरिथमेटिकली एक्यूरेट आ रही है, मतलब क्रेडिट साइड इक्वल आ रही है डेबिट साइड के, लेकिन हमारी कंपनसेटिंग एरर हुआ है। मान लो कोई अमाउंट हमने 50 अमाउंट से डेबिट करनी थी, ठीक है, लेकिन हमने 500 की अमाउंट से वो डेबिट कर दिया। और एक और एरर कर दिया कि हमने कोई अमाउंट 500 रुपीज से क्रेडिट करनी थी और वो हमने कर दी 50 रुपीज से क्रेडिट। तो ये इफेक्ट क्या हो गया? सेम हो गया। ये 50 अमाउंट से इधर डेबिट होगी, इधर 50 रुपीज के अमाउंट से क्रेडिट हो गई। लेकिन हमने डेफिनेटली मिस्टेक की है, वो करनी थी 500 के अमाउंट से, और ये भी करनी थी हमने 500 के अमाउंट से, ठीक है। तो ये क्या कर दिया हमने? मिस्टेक कर दी, मतलब कंपनसेट हो गई, पता नहीं चला कि एरर किया है। लेकिन अगर इंडिविजुअली हम अकाउंट्स को देखेंगे, जो लेजर्स हमने प्रिपेयर किए हैं या सब्सिडरी बुक्स जो प्रिपेयर की हैं, तब हमें ये फाइंड आउट कर लेंगे कि हमने कंपनसेटिंग एरर किया है, ठीक है। कंपनसेटिंग का मतलब कंपनसेट कर देना, डेबिट साइड क्रेडिट साइड को कंपनसेट करिए उसी अमाउंट से, ठीक है, तब भी हमारी ये एरर माना जाता है। तो ये है हमारे 4 तरह के एरर्स जो इम्पोर्टेंट है समझने ट्रायल बैलेंस के लिए, प्रैक्टिकल पोर्शन के लिए, ठीक है। और वो मैंने आपको प्रिसाइज में यहाँ पर अच्छे से समझा दिए हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट हमारा प्रैक्टिकली जो कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है वो लास्ट है, उसके बाद हम क्वेश्चन शुरू करेंगे, ठीक है। वो है हमारा सस्पेंस अकाउंट का। कौन सा? सस्पेंस अकाउंट का। कई बार क्या होता है कि हम एरर्स तो फाइंड आउट कर लेते हैं जितने भी हम कर सकते हैं। सिंस बीइंग ह्यूमन बीइंग हमसे सारे एरर्स नहीं फाइंड आउट हो सकते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टेक्निकली टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा उस एरर्स को फाइंड आउट करना, ठीक है। तो क्या करते हैं हम कि हम ना फिर उसके बाद वो एफर्ट्स तो लगा लेते हैं फाइंड आउट करने के, लेकिन फिर भी हमें एरर्स फाइंड आउट नहीं हो पाते हैं। सो उससे क्या करते हैं, हम सस्पेंस अकाउंट एक ओपन करते हैं। मान लो अगर हमारा क्रेडिट साइड शॉर्ट आ रही है हमारे डेबिट साइड से, ठीक है, डेबिट साइड ज़्यादा आ रही है, तो वो क्रेडिट साइड पे हम उतनी अमाउंट से सस्पेंस अकाउंट ओपन कर देते हैं। या फिर हमारी क्रेडिट साइड जो है ग्रेटर आ रही है डेबिट साइड से, तो डेबिट साइड पे हम वो सस्पेंस अकाउंट ओपन कर देते हैं कि हमारा ट्रायल बैलेंस जो है वो मैच हो जाए। और जब मान लो कि हमें पता चल जाता है किसी अकाउंटिंग ईयर में कि ये हमने मिस्टेक की, तो वो सस्पेंस अकाउंट हम क्लोज कर देते हैं कि ये इस कारण से हमने जो सस्पेंस अकाउंट खोला था वो हम क्लोज कर रहे हैं, सो दैट हमारी जो मिस्टेक्स हैं वो कवर अप हो जाएं, ठीक है। आई होप सो ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब हम इसे इरेज कर देते हैं सो दैट स्पेस हो जाए, और अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और उसे भी इस तरह से लॉजिकल रीजन के साथ समझते हैं। ये कंसेप्ट्स देखते हैं कौन कौन से इनमें से अप्लाई होगा ट्रायल बैलेंस में, ये वाले क्वेश्चन में, और हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ अब, और इसे भी लॉजिकली समझकर हम सॉल्व करते हैं, सो दैट आपका इसमें कोई डाउट ना रहे और ये क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन कहता है, ऑन विच साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस द फॉलोइंग लेजर बैलेंसेस, मतलब लेजर हमने अकाउंट प्रिपेयर किया हुआ है, परचेज रिटर्न, ये सारे अकाउंट्स हमने लेजर में प्रिपेयर किए हैं, ये किस साइड पे अपेयर होंगे हमारे ट्रायल बैलेंस में, हमें बताइए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन करके, समझते हैं लॉजिकली कि कहाँ पर ये अपेयर होंगे। तो सबसे पहले है परचेज रिटर्न। फर्स्ट अकाउंट कौन सा है हमारा? परचेज रिटर्न का। सबसे पहले समझते हैं परचेज यहाँ पे क्या इफेक्ट करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमें समझ आएगा कि परचेज रिटर्न का किस तरह से इफेक्ट शो होगा। सबसे पहली बात तो ये है, मैंने आपको क्या समझाया था जब रूल समझा रही थी, कि जो परचेजेस होते हैं ये हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट में ये शो होते हैं, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट में, ठीक है, यहाँ पर शो होते हैं। सो इसका मतलब वो डायरेक्ट एक्सपेंस है, परचेजेस है जो हमारी। सो इस पे क्या रूल लगेगा? नॉमिनल अकाउंट वाला रूल लगेगा ना। यहाँ पर क्या रूल लगेगा? डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, और दूसरा लगेगा क्रेडिट ऑल गेन्स एंड
इनकम्स का। ठीक है, ये रूल है हमारे नॉमिनल अकाउंट का। इसमें से अगर परचेजेस अगर हम देखें तो इस पे रूल लगता है कि डेबिट होती है हमारी परचेजेस। ठीक है, लेकिन हमने क्या किया है, परचेज रिटर्न किया है, उसका अकाउंट प्रिपेयर किया है लेजर में परचेज रिटर्न का। ठीक है, जो परचेजेस की थी वो हमने रिटर्न कर दी। मान लो कोई डिफेक्ट हो गया, कोई क्वालिटी में वैसी क्वालिटी नहीं आई जैसे हमें रिक्वायर्ड थी, तो हमने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया उनको। ठीक है, अगर हमारा परचेजेस डेबिट होता है तो रिटर्न क्या हुआ, हमारी डेफिनेटली वो इनकम हो गई कि हमें पेमेंट नहीं करनी है अपने क्रेडिटर्स को। ठीक है, अब क्वेश्चन अराइज होता है कि जो परचेज रिटर्न है हमारी इनकम किस तरह से हो गई। देखो, हमने अपने क्रेडिटर्स से कहा कि आप अपने गुड्स उठा लीजिए, ये क्वालिटी सही नहीं है या क्वांटिटी सही नहीं है जो आपने प्रोवाइड किए हैं गुड्स, आपको रिटर्न करते हैं। ठीक है, सिंस पहले एक्सपेंसेस थे हमारे, डेफिनेटली जब रिटर्न किया तो हमें उनको पेमेंट नहीं करनी है। ठीक है, हमारे पे कोई लायबिलिटी नहीं है उन पे पेमेंट करने की, सो डेफिनेटली वो क्या हो गई, हमारी इनकम हो गई। यहाँ में कोई गेन हो गया, एक मान लो कि गेन हो गया कि हमने पेमेंट नहीं करनी है, सो डेफिनेटली ये हमारा रेवेन्यू नेचर का गेन या इनकम है ना, इसलिए तो ये पीएनएल अकाउंट या ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट में शो होगी। ठीक है, तो इस पे भी नॉमिनल नेचर वाला जो नॉमिनल अकाउंट पे रूल लगता है वही लगेगा। अब लगेगा क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम्स। सो इसीलिए ये जो परचेज रिटर्न है ये क्या होगी हमारी, ये होगी हमारी क्रेडिट। किस पे, ट्रायल बैलेंस में, क्रेडिट साइड पे पोस्ट होगी। ठीक है, आई होप सो आपको लॉजिकल रीजन के साथ ये समझ आया होगा कि फर्स्ट ट्रांजेक्शन जो हमारी है, तो फर्स्ट लेजर प्रिपेयर किया हमने परचेजेस रिटर्न का, वो क्या होगा, क्रेडिट आइटम होगी, वो होगी ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट आइटम में शो। लॉजिकल रीजन मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, सब हम चलते हैं सेकंड पे, वो है हमारा फर्नीचर। चलिए ये भी समझते हैं कि फर्नीचर क्या है हमारे लिए। अब मैंने आपको डेफिनेशन सबकी समझाई है, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम और हमारे एक्सपेंसेस की। तब आप मुझे बताओ जो सेकंड आइटम है ये है हमारी फर्नीचर की। बिजनेस के लिए यूज हो रहा है फर्नीचर, ये मतलब बिजनेस पर्पस के लिए यूज हो रहा है, ऑफिस यूज के लिए या फिर बिजनेस की ग्रोथ के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसको तो इसका मतलब ये हुआ, ये क्या हुआ, एसेट है ना, ये हमारे लिए क्या हुआ, एसेट। मतलब एसेट को इंक्रीज कर रहा है बैलेंस शीट में, एसेट साइड पे पोस्ट होकर एसेट को इंक्रीज कर रहा है ये। ठीक है, तो जब भी मैंने आपको क्या बताया, जब भी हमारा एक एसेट इंक्रीज होता है वो होता है डेबिट, या फिर एसेट अगर डिक्रीज होगा तो वो क्या होगा, क्रेडिट। इसी तरह से अगर लायबिलिटी इंक्रीज होती है वो होती है क्रेडिट, और इसी तरह से अगर लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो वो होती है डेबिट। ठीक है, एसेट क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, फर्नीचर हमारा डेफिनेटली एसेट साइड को इंक्रीज कर रहा है बैलेंस शीट की, तो एसेट इंक्रीज हो रहा है, ये होगा डेबिट। ठीक है, यहाँ पे रूल लग सकता है डेबिट व्हाट कम्स इन वाला। हमारे बिजनेस में फर्नीचर आ रहा है और एज ए एसेट आ रहा है, सो डेफिनेटली ये क्या होगा, डेबिट होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है ट्रायल बैलेंस में कहाँ पे शो होगा, ये होगा डेबिट वाली साइड पे शो। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई होगी। जो सेकंड ट्रांजेक्शन है ये एसेट होने के कारण हमारी डेबिट साइड पे शो हो रही है, क्योंकि एसेट साइड को ये इंक्रीज कर रही है। ठीक है, अब चलते हैं अपनी थर्ड आइटम पे, जो हमारी लेजर जिसके हमने प्रिपेयर किया है वो है हमारा बैंक लोन। ठीक है, चलिए इसको भी डिटेल में समझते हैं अब अपना। ठीक है, तो थर्ड कहता है कि हमने बैंक लोन लिया है। ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एसेट है, लायबिलिटी है, कैपिटल है, इनकम है या एक्सपेंस है। बैंक लोन लिया है, डेफिनेटली हम पे ऑब्लिगेशन है, रिस्ट्रिक्शन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है पे बैक करने की फ्यूचर में, है ना। किसको, बैंक को। बैंक क्या है हमारे लिए, बैंक हमारे लिए आउटसाइडर है। तो किसकी डेफिनेशन हुई, ये हुई डेफिनेशन हमारी डेफिनेटली लायबिलिटी की। तो ये लायबिलिटी है, इसका मतलब है बैलेंस शीट की साइड पे लायबिलिटी साइड पे पोस्ट होगी, मतलब लायबिलिटी को इंक्रीज करेगी हमारी बैलेंस शीट की साइड पे। ठीक है, तो जब मैंने बताया है लायबिलिटी इंक्रीज होती है, ठीक है, लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो क्या होता है, यहाँ मैंने लिखा है जब भी हमारी लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो वो होगी हमारी डेफिनेटली क्रेडिट। तो इसका मतलब ये है, ये पोस्ट होगा हमारा क्रेडिट साइड पे, किसकी, ट्रायल बैलेंस के। या फिर यहाँ पे रूल लगेगा क्रेडिट द गिवर वाला, जैसे डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, हमने इनको देना है डेफिनेटली किसको, बैंक को। सो ये क्या है हमारे लिए, हम गिवर है उसके, सो डेफिनेटली ये होगा क्रेडिट साइड पे पोस्ट हमारी ट्रायल बैलेंस के। आई होप सबको लॉजिकल रीजन के साथ समझ आया होगा। ये जो बैंक लोन हमने लिया है ये हमारी लायबिलिटी क्यों है, और डेफिनेटली अगर लायबिलिटी है तो ये हमारी इंक्रीज कर रही है लायबिलिटी को बैलेंस शीट में, तो ये होगी हमारी क्रेडिट। यहाँ पे रूल लगेगा क्रेडिट द गिवर, हमने इनको देना है पैसा फ्यूचर में, तो इसको हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, आई होप सो ये थर्ड ट्रांजेक्शन भी आपको समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपनी फोर्थ पे। फोर्थ कहता है डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, तो चलिए इसको भी समझते हैं इसी तरह से लॉजिकल रीजन के साथ, कि डिस्काउंट अलाउड जो है किस साइड पे हमने पोस्ट करना है अपनी ट्रायल बैलेंस में। ये है हमारी फोर्थ आइटम। ठीक है, तो फोर्थ थी हमारी क्या, वो थी हमारी
डिस्काउंट अलाउ, डिस्काउंट हमने अलाउ किया है, ठीक है। मान लो हमने क्रेडिट सेल्स की हैं, हमने उनको अलाउ किया कि आप चलो 10,000 की बजाय हमें 8,000 दे दो, ठीक है। 10,000 की बजाय हमें 8,000 रुपए दे दो, उन्होंने 2,000 का हमने मतलब उनको डिस्काउंट अलाउ कर दिया। ये क्या हो गया हमारे लिए? एक्सपेंस हो गया। कौन सी नेचर का एक्सपेंस हो गया? डेबिट नेचर का एक्सपेंस हो गया। मतलब ये हमारा P&L में शो हो रहा है, यहाँ कह लो ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट में शो हो रहा है। इसका मतलब इस पे कौन सा रूल लगेगा? नॉमिनल अकाउंट वाला रूल लगेगा। कौन सा? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, ठीक है। आई होप सबको समझ आ रही हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा रेवेन्यू का एक्सपेंस है, तो इस पे रूल लगेगा। एक्सपेंस वाला कौन सा रूल है? वो है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है। तो ये होगा हमारा डेबिट हमारे किसमें? ट्रायल बैलेंस में, ठीक है। आई होप सबको लॉजिकल रीजन के साथ ये भी समझ आ गया होगा कि जो फोर्थ आइटम है हमारी डिस्काउंट अलाउड, ये होगी डेबिट साइड पे पोस्ट ट्रायल बैलेंस की, क्योंकि रेवेन्यू नेचर की आइटम है और एक्सपेंस है हमारा, रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस है, ठीक है। इसलिए इसमें नॉमिनल अकाउंट का रूल लगाकर डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस वाला इसको डेबिट साइड पे पोस्ट करेंगे अपने ट्रायल बैलेंस में। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे, नेक्स्ट लेजर पे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कैपिटल। कैपिटल क्या होती है? हमारी लायबिलिटी होती है ना। कैपिटल क्या होती है? हमारी लायबिलिटी होती है। मैंने आपको समझाया क्यों लायबिलिटी होती है, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी की वजह से। ऑनर और बिजनेस की पहचान अलग अलग है, इसलिए कैपिटल क्या है? हमारी लायबिलिटी है पे बैक करने की ऑनर को, ठीक है, फ्यूचर में। सो कैपिटल हमारी लायबिलिटी साइड को क्या करती है? इंक्रीज करती है। फ्यूचर में उसको पेमेंट करनी है हमने ऑनर को, ठीक है। तो कैपिटल साइड इंक्रीज होगी, इसका मतलब क्या हुआ? जब भी हमारी कैपिटल साइड इंक्रीज होती है वो क्या होता है? हम करते हैं क्रेडिट। ये देखो, ठीक है, लिखा हुआ है ना यहाँ पे हमने रूल्स में। तो इसका मतलब है कि हमारी कैपिटल साइड जब मतलब लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो वो क्या होगी? क्रेडिट होगी, ठीक है, वो होगी क्रेडिट। या फिर यहाँ पे रूल लगेगा क्रेडिट द गिवर। हमने फ्यूचर में डेफिनेटली ऑनर को पे बैक करना है जो उसने अमाउंट इन्वेस्ट की है बिजनेस में, ठीक है। जब भी अगर शट डाउन होता है, डिसॉल्व होता है, डेफिनेटली हमारी राइट, हम ऑनर की राइट है रिसीव करने की और हमारी ड्यूटी है उसे पे करने की। सो क्रेडिट द गिवर वाला यहाँ पे रूल लग जाएगा, ठीक है, कि हमने उसको फ्यूचर में पे करना है, किसको? ऑनर को। तो ये होगी हमारी क्या? ये होगी हमारी लायबिलिटी और इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब क्रेडिट होगी। ये पोस्ट होगी क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस में, ठीक है। आई होप सो आपको ये भी समझ आ गया होगा कि कैपिटल जो है हमारी ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड पे क्यों पोस्ट होनी है। इसलिए मैं कंसेप्ट आपको पहले रिवाइज इसीलिए कराती हूँ, सो दैट आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी, तभी ये क्वेश्चंस आपसे इजीली सॉल्व होंगे। वरना आपको डिफिकल्टी आएगी, आपको लॉजिकल रीजन नहीं समझ आएगा कि डेबिट और क्रेडिट हमने किस साइड पोस्ट करना है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे। हमने कैपिटल भी कर लिया, अब चलते हैं ड्राइंग्स पे। ड्राइंग्स कौन सी ड्राइंग्स हैं? ये पता है ये ड्राइंग्स कौन सी हैं? ये हमारी पर्सनल यूज की ड्राइंग्स हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ऑनर ने अपनी पर्सनल यूज के लिए कुछ विड्रॉल्स किए हैं बिजनेस में से, ठीक है, उसने बिजनेस में से विड्रॉल्स किए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी लायबिलिटी ऑनर को पे बैक करने की कम होगी, किस अमाउंट से? इस ड्राइंग्स के अमाउंट से। क्यों? क्योंकि बिजनेस पर्पस के लिए यूज नहीं हो रही, ना ही बिजनेस की ग्रोथ के लिए, ना ही बिजनेस के प्रॉफिट अर्निंग के लिए, ठीक है, ना ही किसी ऑफिस पर्पस के लिए यूज हो रहा है, ये पर्सनल यूज के लिए यूज हो रहा है। मान लो उसने बाइक खरीदनी है अपने पर्सनल यूज के लिए, कोई फर्नीचर खरीदना है, तो पर्सनल यूज के लिए यूज करते हुए ये जो उसने ड्राइंग्स की हैं, तो इससे क्या हुआ है? हमारी कैपिटल की अमाउंट जो है हम क्या करते हैं? कैपिटल में से माइनस करते हैं ड्राइंग्स, है ना। क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी लायबिलिटी कम हुई होती है इस अमाउंट से उसको पे बैक करने की, ठीक है। तो जब लायबिलिटी कम होती है तो इसका मतलब क्या कहते हैं? जब लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो उसको क्या करते हैं? डेबिट करते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 6th आइटम है हमारी ड्राइंग्स की जो गिवन है हमें, और ये पर्सनल विड्रॉल्स है, मतलब पर्सनल यूज के लिए विड्रॉल्स हैं, ठीक है। तो ये क्या होगी? डेफिनेटली हमारी लायबिलिटी को डिक्रीज कर रही है, मतलब ऑनर को पे बैक करने के अमाउंट को डिक्रीज कर रही है, मतलब कैपिटल को डिक्रीज कर रही है एक तरह से, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ जब भी हमारी लायबिलिटी डिक्रीज होती है वो क्या होती है? डेबिट होती है। इसलिए जो ड्राइंग्स हैं ये कहाँ पोस्ट होंगी? ये ड्राइंग्स जो हैं डेबिट साइड पे पोस्ट होंगे हमारी ट्रायल बैलेंस के, ठीक है। और आपको अगर ड्राइंग्स का कंसेप्ट मतलब कैपिटल का कंसेप्ट अच्छे समझ जाए, उसमें क्या प्लस या माइनस होता है, तो आप अकाउंटिंग इक्वेशन की प्रॉपर वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं, उसमें एक कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझाया हुआ है प्रैक्टिकली मैंने कि क्यों हमारी ड्राइंग्स जो हैं माइनस होती हैं, या कौन कौन सी आइटम प्लस या माइनस होती है हमारी कैपिटल को क्लोजिंग कैपिटल बनाने के लिए, ठीक है। तो आप वहां से वो कंसेप्ट अच्छे से समझ सकते हो। अब हम चलते हैं अपनी अगली ट्रांजेक्शन पे, अगले लेजर पे। क्या होगा? वो डेबिट होगा या क्रेडिट साइड पोस्ट होगा हमारी ट्रायल बैलेंस के? हमारी ड्राइंग्स भी हो गई हैं। नेक्स्ट है रिटर्न इनवर्ड, ठीक है। अब इसको भी समझते हैं, ये डेबिट साइड पोस्ट होगा ट्रायल बैलेंस के या क्रेडिट साइड, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट
लेजर। सबसे पहले हम रिटर्न इनवर्ड का मतलब समझते हैं यहाँ पे। रिटर्न इनवर्ड का मतलब क्या है, फिर ही आपको समझ आएगा डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। ठीक है, तो रिटर्न इनवर्ड है, मान लो हमने सेल्स की हैं, ठीक है, और कुछ सेल्स हमारी वापस आ गई हैं, इसको कहते हैं सेल्स रिटर्न भी कह सकते हैं, इसको कहते हैं सेल्स रिटर्न भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको क्या कह सकते हैं, सेल्स रिटर्न। अब मैंने आपको क्या बताया कि जो सेल्स होती हैं वो हमारी डायरेक्ट इनकम होती है हमारे बिजनेस के लिए, क्योंकि उन्हें गुड्स को डील करते हुए हम इनकम जनरेट करते हैं जिसमें हम रेगुलर डीलिंग करते हैं। ठीक है, और ये शो होती है ट्रेडिंग अकाउंट में। इसका मतलब ये हुआ, ये होगी हमारी P&L की आइटम या ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट की आइटम, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ, इस पे कौन सा रूल लगेगा, नॉमिनल अकाउंट वाला रूल लगेगा। क्या, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और दूसरा था उसमें रूल है हमारा नॉमिनल अकाउंट का, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स वाला। ठीक है, तो ये हमारी डायरेक्ट इनकम है, तो इसका मतलब इस पे रूल लगेगा हमारा क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन वाला। लेकिन इसके साथ वर्ड जुड़ गया इनवर्ड या फिर सेल्स रिटर्न। ठीक है, रिटर्न इनवर्ड या सेल्स रिटर्न, इसका एक वर्ड जुड़ गया, ये इनवर्ड या रिटर्न। इसका मतलब वापस आई है हमारे पास, मतलब हमारी इनकम जो हम सोच रहे थे कि हमें होगी वो अब नहीं होगी, वो किसमें कन्वर्ट हो गई है, हमारी लॉस में। ठीक है, ये हो गई है लॉस में कन्वर्ट, क्योंकि हमारे पास वापस आ गए जो हमने सेल्स की थी, क्वालिटी खराब होने के कारण या डिफेक्ट होने के कारण कुछ गुड्स हमारे वापस आ गए हैं, तो ये हो गया हमारे लिए लॉस। तो ये भी अभी भी रेवेन्यू नेचर की आइटम ही है और लॉस है, तो इस पे कौन सा रूल लगेगा, नॉमिनल अकाउंट वाला ही। क्या, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ठीक है, तो यहाँ लगेगा ये डेबिट वाला क्योंकि लॉस है, तो ये हो जाएगी हमारी क्या, डेबिट साइड पे पोस्ट होगी हमारी ट्रायल बैलेंस में। ठीक है, आई होप सो आपको लॉजिकली अच्छे समझ आया होगा कि जो रिटर्न है हमारी, रिटर्न इनवर्ड है, ये डेबिट साइड पे पोस्ट होगी हमारे ट्रायल बैलेंस के, और उसका रीजन भी आपको समझ आया होगा। रिटर्न इनवर्ड को दूसरा नाम होता है सेल्स रिटर्न। ठीक है, आई होप सो ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, ये ट्रांजेक्शन आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, नेक्स्ट लेजर पे। ठीक है, और वो है हमारा लास्ट, ये है हमारा बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल क्या होते हैं, एक तरह से हमारे डेटर्स होते हैं, एक तरह से हमारे एसेट्स होते हैं। ठीक है, अब समझते हैं बिल्स रिटर्न कहाँ होंगे। यहाँ लिखते बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, हमें कोई नोट मिला है, प्रॉमिस किया है हमारे डेटर्स ने कि हम आपको 2 महीने तक पैसे पक्का पे कर देंगे। ठीक है, तो वो क्या हुआ, एक एसेट क्या होता है, एक ऐसी वैल्यू जो फ्यूचर में हमें पेमेंट मिलेगी, उम्मीद है। ठीक है, तो वो ही होते हैं हमारे बिल रिसीवेबल, कि हमें पक्का उम्मीद है कि फ्यूचर में हमारे जो हैं डेटर्स हमें पे कर देंगे, जिनको हमने क्रेडिट सेल्स की है। उन्होंने हमें नोटिस भी दे दिया 2 महीने का, साइन करके एक्सेप्ट कर लिया है वो बिल रिसीवेबल। ठीक है, इसके एक्सेप्टेंस जरूरी है उनकी तरफ से, तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, ये क्या है, हमारे लिए एसेट है। और क्या है, एसेट हमारा इंक्रीज हो रहा है, मतलब बैलेंस शीट में ये भी एक एसेट का हेड ओपन होगा, बिल रिसीवेबल, इसका मतलब एसेट इंक्रीज हो रहा है। तो जब एसेट इंक्रीज होता है तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। ये देखो मैंने आपको यहाँ समझाया है ना, जब भी हमारा एसेट इंक्रीज होगा तो वो क्या होगा, डेबिट होगा। यहाँ पर भी लिखा है, और ये एसेट जब इंक्रीज होगा डेबिट होगा, एसेट जब डिक्रीज होगा वो क्रेडिट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे है एसेट हमारा इंक्रीज हो रहा है तो वो डेबिट होगा। यहाँ पे रूल लगेगा डेबिट व्हाट कम्स इन वाला, हमारे पास पैसा आएगा फ्यूचर में, हमें उम्मीद है, क्योंकि हमें नोट भी मिल गया उनकी तरफ से, एक्सेप्टेंस भी मिल गई है उनकी तरफ से कि 2-3 महीने तक आपको पैसे पे कर देंगे। ठीक है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, हमारे पास पैसा आएगा फ्यूचर में, इसलिए ये क्या होगा, डेबिट होगा। सो इसका मतलब है बिल रिसीवेबल जो है वो हमारी डेबिट आइटम होगी हमारे ट्रायल बैलेंस में। ठीक है, आई होप सो आपको सारी ट्रांजेक्शन लॉजिकली अच्छे से समझ आई होंगी, डेबिट क्रेडिट क्यों होंगी। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने फाइनल सोल्यूशन पे, किसकी पोस्टिंग जो है हमने किस तरह करनी है अपने फाइनल आंसर में, जब क्वेश्चन पेपर में हमें ये क्वेश्चन आएगा। ये मैंने लॉजिकली डिटेल में आपको अच्छे समझाया है, इसीलिए सो दैट आपको कोई भी डाउट ना रहे कि डेबिट क्रेडिट साइड क्यों पोस्ट हो रहा है। जब मैं फाइनल आंसर प्रिपेयर करूंगी तब भी आपको प्रिसाइज में वहां पर समझा दूंगी। इससे क्या होगा, आपका क्वेश्चन 2 बार रिवाइज हो जाएगा और आपको दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्वेश्चन को, और आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए ये हमारा फाइनल आंसर है अब। ठीक है, इस क्वेश्चन का कि किस तरह से हमने अपने क्वेश्चन पेपर में इसको मतलब 500 शीट पे पोस्ट करना है। ठीक है, रिकॉर्ड करना है। सबसे पहले ऊपर लिखेंगे ट्रायल बैलेंस एज ऑन, ये पर्टिकुलर डेट लिखेंगे। ठीक है, किस पर्टिकुलर डेट का हम प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे होगा ये हमारा पर्टिकुलर्स का कॉलम, यहाँ पे सारी हमारी आइटम्स आएंगी। ठीक है, लेजर से हम पोस्ट करेंगे, और ये होगा हमारा डेबिट और ये होगी हमारी क्रेडिट साइड। चलिए देखते हैं 1 by 1 करके, अब प्रिसाइज में यहाँ पर समझाऊंगी सो दैट आपका ये टाइम कंज्यूमिंग ना लगे। ठीक है, परचेज रिटर्न है
परचेजेस क्या हमारी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, लेकिन वो वापस आ गई हैं, तो हमारा जो है डेफिनेटली हमारे लिए ये क्या हो गई है, इनकम हो गया या गेन हो गया, है ना। और ये है रेवेन्यू नेचर का। रेवेन्यू नेचर का होने के कारण इस पे कौन सा रूल लगेगा, नॉमिनल अकाउंट वाला। क्या रूल लगेगा, इस पे रूल लगेगा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। सिंस रिटर्न आई है, डेफिनेटली परचेज किया था, हमने रिटर्न कर दिया किसी डिफेक्ट की वजह से या फिर किसी क्वालिटी की वजह से। इसका मतलब है ये क्या होंगी, ये डेफिनेटली हमारी क्रेडिट होंगी, ये होंगी हमारी क्रेडिट साइड पोस्ट। ठीक है, आई होप सो आपको समझ आ गया होगा कि क्रेडिट साइड क्यों पोस्ट होगी। नेक्स्ट है फर्नीचर। ये मान लो ऑफिस यूज के लिए है ना। ऑफिस यूज के लिए मतलब ये हमारे बिजनेस के लिए क्या हो गया, एसेट हो गया। डेफिनेशन ऑफ एसेट मैंने आपको बताई है, तो ये हो गया एसेट। इसका मतलब है कि ये हमारा एसेट की बैलेंस शीट में एसेट की साइड को इंक्रीज करेगा। जब एसेट की साइड इंक्रीज होगी तो क्या होता है, जब एसेट इंक्रीज होते हैं तो डेबिट होता है, या फिर रूल लग सकता है डेबिट व्हाट कम्स इन। हमारे बिजनेस फर्नीचर आ रहा है ऑफिस पर्पज के लिए, हमारे बिजनेस की ग्रोथ के लिए, प्रॉफिट अर्निंग के लिए, सो डेफिनेटली डेबिट व्हाट कम्स इन रूल लगा के इसे क्या करेंगे, डेबिट साइड पोस्ट करेंगे। तो ये होगा हमारा डेबिट साइड पोस्ट। ठीक है, इसे मैं इरेज कर देती हूँ सो दैट ये क्लीनिनेस मतलब क्लैरिटी के साथ आपको दिखे कि किस तरह से हमने सॉल्व करना है। ठीक है, ये मैं प्रिसाइज में समझाऊंगी, साथ साथ में इरेज करती जाऊंगी, सो नीटनेस के साथ आपको सोल्यूशन जो है वो दिखे। ठीक है, तो ये है हमारा, हमने देखा है ये होगा अब डेबिट। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। बैंक लोन ली है हमने, ठीक है, हम पे ऑब्लिगेशन है मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्ट्रिक्शन है पे बैक करने की, किसको, बैंक को। बैंक क्या हमारे लिए आउटसाइडर है, इसका मतलब ये लायबिलिटी की डेफिनेशन है, हम पे लायबिलिटी है, मतलब लायबिलिटी क्या हुई है, इंक्रीज हुई है पे बैक करने की, है ना। तो जब लायबिलिटी इंक्रीज होती है क्या होती है, वो क्रेडिट हो जाती है, या फिर हमारा यहाँ पे रूल लगेगा क्रेडिट द गिवर। हमने उनको प्रोवाइड करना है, गिवर कौन है, हम हैं, हमने किसको प्रोवाइड करना है, बैंक को, तो हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, इसलिए पोस्ट होगी क्रेडिट साइड पे ट्रायल बैलेंस में। ठीक है, आई होप सो ये कंसेप्ट भी आपको समझ आ गया होगा कि जो बैंक लोन है हमारा क्रेडिट साइड पे क्यों पोस्ट होगा। नेक्स्ट है हमारा डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट हमने अलाउ किया है, मतलब हमने अपनी जो क्रेडिट सेल्स की थी, मान लो मतलब डेटर्स को हमने डिस्काउंट अलाउ किया है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, ये होती है हमारी रेवेन्यू नेचर की आइटम, है ना, होती है रेवेन्यू नेचर की आइटम, वो भी हमारे रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, इस पे कौन सा रूल लगेगा, नॉमिनल अकाउंट वाला रूल लगेगा। क्या, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स वाला रूल। अब इसमें ये क्या है, हमारे लिए रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस है, तो इस पे रूल लगेगा ये डेबिट वाला, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस वाला। इसका मतलब ये पोस्ट होंगी हमारी डेबिट साइड पे। ठीक है, आई होप सो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि जो फोर्थ आइटम है हमारी डेबिट साइड पे पोस्ट होगी। अगली है हमारी, वो है हमारी कैपिटल की। कैपिटल क्या है हमारे लिए, कैपिटल हमारे लिए डेफिनेटली एक वो हमारे लिए लायबिलिटी है। क्यों, हमने ऑनर को पे बैक करनी सेपरेट लीगल आइडेंटिटी की वजह से। लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है डेफिनेटली, जब लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो वो होती है क्रेडिट, या फिर यहाँ पे रूल लगा है क्रेडिट द गिवर। गिवर यहाँ पे हमने किसको प्रोवाइड करना है, ऑनर को। जब भी हम शट डाउन करेंगे, डिसॉल्व करेंगे, तो हम पे ड्यूटी है हमारे बिजनेस की पे बैक करना ऑनर को सेपरेट लीगल आइडेंटिटी की वजह से। ठीक है, तो डेफिनेटली ये होगी क्रेडिट साइड पे पोस्ट। कहाँ, ट्रायल बैलेंस में, तो ये होगी हमारी क्रेडिट साइड पे पोस्ट। ठीक है, आई होप सो ये भी आपको समझ आ गया होगा कि कैपिटल जो है हमारी क्रेडिट साइड पे पोस्ट क्यों होनी है, इसका लॉजिकल रीजन क्या है। यहाँ मैंने आपको प्रिसाइज में समझाया, ऊपर मैंने आपको डिटेल में अच्छे से समझाया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स क्या है हमारे लिए, ड्रॉइंग्स डेफिनेटली हमारी लायबिलिटी कम करती हैं। कौन सी, ये होती है पर्सनल विड्रॉल्स के लिए, पर्सनल यूज के लिए जो ऑनर ने ड्रॉइंग्स की होती है, तो हमारी लायबिलिटी कैपिटल अमाउंट की कम कर देती है कि हमने पे बैक नहीं करना है अपने ऑनर को। जब हमारी लायबिलिटी कम होती है इस अमाउंट से, मतलब कैपिटल हमारी कम होती है इस अमाउंट से, तो इसका मतलब है कि वो होती है डेबिट। ठीक है, तो इसका मतलब ये कहाँ पोस्ट होगी, हमारी डेबिट साइड पे ट्रायल बैलेंस में। ठीक है, ये देखो डेबिट साइड है ना ये ट्रायल बैलेंस की, तो ये होगी हमारी डेबिट साइड में ट्रायल बैलेंस के पोस्ट। मैं टिक इसलिए लगा रही हूँ कि यहाँ पे हमने अमाउंट पोस्ट करनी है डेबिट साइड पे ड्रॉइंग्स की। ठीक है, आई होप सो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारा रिटर्न्स इनवर्ड। रिटर्न्स इनवर्ड होते हैं, हमने सेल्स की हैं, उसको कह सकते हैं सेल्स रिटर्न भी कह सकते हैं। ठीक है, तो सेल्स क्या हमारे लिए डायरेक्ट इनकम है, लेकिन वर्ड साथ जुड़ गया हमारा रिटर्न, तो डेफिनेटली हमारा लॉस हो गया है अब हमें। ठीक है, हमारे पे एक एक्सपेंस आ गया कि हमें उम्मीद थी कि फ्यूचर में जो सेल्स की हैं हमने, हमें पैसे मिलेंगे उसके, या हमें कैश पेमेंट मिलेगी इसकी, लेकिन वो नहीं मिलेगी क्योंकि वापस आ गई किसी डिफेक्ट या क्वालिटी, लैक ऑफ क्वालिटी की वजह से। ठीक है, सो डेफिनेटली लॉस हो गया यहाँ पे, और ये रेवेन्यू नेचर का है। क्या है, रेवेन्यू नेचर का है। इसका मतलब है लॉस जो रेवेन्यू नेचर का होता है उस पर कौन सा रूल लगता है, नॉमिनल अकाउंट वाला। कौन सा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, या फिर क्रेडिट
ऑल इनकम्स एंड गेन्स वाला। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे हम लगाएंगे सिंस ये हमारे क्या हैं, ये हमारे लॉसेज हैं, यहाँ एक्सपेंसेस हैं, तो यहाँ पे रूल लगेगा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज वाला नॉमिनल अकाउंट वाला, इसलिए पोस्ट होगा हमारा डेबिट साइड पे रिटर्न इनवर्ड। ठीक है, आई होप सो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे मैं आपको प्रिसाइज में ही समझाया है, ऊपर मैंने डिटेल में आपको अच्छे से समझा दिया है। ठीक है, इससे आपका क्वेश्चन डबल रिवाइज हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल क्या है, जो डेटर्स होते हैं हमें नोट देते हैं, हमें एक्सेप्टेंस देते हैं कि आपको 2 महीने तक 3 महीने तक पैसे पे कर देंगे। ठीक है, तो ये किसकी डेफिनेशन हुई, एसेट्स की, एक ऐसी वैल्यू जिसकी फ्यूचर में पेमेंट हमें मिलेगी उम्मीद है। ठीक है, इसका मतलब एसेट हमारा क्या हो रहा है, बैलेंस शीट में इंक्रीज हो रहा है एसेट साइड पे, है ना, बिल रिसीवेबल के नाम से। इसका मतलब एसेट इंक्रीज होता है तो क्या होता है, डेबिट होता है, या फिर यहाँ पे रूल लग सकते हैं डेबिट व्हाट कम्स इन। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, ये भी लग सकता है डेबिट द रिसीवर, हम फ्यूचर में रिसीव करेंगे उनसे, या हमें फ्यूचर में हमारे पास पैसा आएगा। ठीक है, डेबिट व्हाट कम्स इन वाला रूल लगा लेते हैं, तो इसका मतलब है ये क्या होगा, डेबिट वाली साइड पोस्ट। ठीक है, एसेट होने के कारण, एसेट इंक्रीज होने के कारण ये होगा डेबिट वाली साइड पोस्ट। ठीक है, आई होप सो जितनी भी अभी तक हमने ट्रांजेक्शन लेजर्स किए हैं आपको समझ आ गए होंगे डेबिट और क्रेडिट साइड पोस्ट क्यों होंगे। ठीक है, ये था हमारा आज का क्वेश्चन। मैं एक बार प्रीव्यू दिखा देती हूँ आपको। ये सेल्स रिटर्न होंगी क्रेडिट में, ठीक है, इस तरह से पोस्ट, और फर्नीचर होगा डेबिट, और बैंक लोन होगा क्रेडिट, डिस्काउंट अलाउ होगा डेबिट, कैपिटल होगी क्रेडिट, ड्राइंग्स होंगी डेबिट, रिटर्न इनवर्ड होंगे डेबिट, बिल रिसीवेबल होंगे डेबिट। ठीक है, सो आई होप सो ये जो क्वेश्चन आपको लॉजिकली अच्छे समझ आ गया होगा, और बाकी के जो चैप्टर के क्वेश्चन है वो 1 बाय 1 हम कंटिन्यू करेंगे इसी तरह से। एंड आई होप सो ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होगी इस क्वेश्चन को इन डिटेल लॉजिकल रीजन के साथ समझने के लिए। ठीक है, बाकी के क्वेश्चन जो हम इसी तरह 1 बाय 1 करेंगे, लॉजिकल रीजन के साथ समझेंगे, कंसेप्ट क्लियर करेंगे, सो दैट आपका कोई भी डाउट ना रहे, आपके क्वेश्चन आपको ईजी लगने शुरू हो जाए, और आपके क्वेश्चन ट्रायल बैलेंस आपको चैप्टर अच्छे समझ आना शुरू हो जाए प्रैक्टिकली भी। ठीक है, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।